हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। स्टूडेंट, आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये दो टॉपिक हैं, संयोजकता और अणुसूत्र लिखने का तरीका, लेकिन हम आज की वीडियो में ये दोनों ही एक साथ कवर करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र लिखते हैं वो अणु एक दूसरे के साथ में संयोजकता के अनुसार ही मैच होते हैं और मैच होकर के एक फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे हम कार्बन का चैप्टर पढ़ा था, हमने केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हम लिख रहे थे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, नमक NaCl होता है। तो ये कैसे होता है ना? तो वही आज हम लिखना सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 9th 10th 11th 12th, ठीक है। 9th बेसिक है जिसमें हमें अणुसूत्र लिखने का फॉर्मूला सिखाया गया है, लेकिन ये हमारे सभी कक्षाओं के अंदर काम में आता है। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट हम शुरू करते हैं टॉपिक संयोजकता। ठीक है, टॉपिक अणुसूत्र को पढ़ने से पहले हम यहाँ छोटा सा एक बार इसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, संयोजकता क्या होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व के साथ में, ठीक है, जब संयोग करता है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। उसे कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, तो वह सिचुएशंस जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाएं, वो उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता। सिंपल और इजी वे में बात करें तो जो हम परमाणु की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, नाभिक, उसके बाद हमने यूँ पढ़ा हुआ है KLMN, ठीक है, ऐसे कक्षाएं होती है। तो जो उसकी सबसे बाह्यतम कक्षा रहेगी, उस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो उसकी संयोजकता को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी दो बातें होती हैं हमारे साथ में, वो हम जैसे जैसे अभी तत्वों का कवर करेंगे आपको और अधिक क्लियर होती चली जाएगी। तो संयोजकता क्या हुआ? सबसे बाहरी कोश में, ठीक है, जो उसका बाह्यतम रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसको रिप्रेजेंट करेगी? हमारी संयोजकता को। तो सिंपल हम तत्वों के हिसाब से देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट तत्व देखिए क्या रहता है? हाइड्रोजन। इसमें देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं लाइक 1s1, या फिर सिंपल हमने जो 2 8 18 के टर्म में लिखा था, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो इसकी जो वैलेंसी है, संयोजकता, वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास में बाह्यतम कोश में, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये टर्म जो हम 2 8 18 ये वाले टर्म पढ़ते हैं, उस हिसाब से हम सिंपल 10 तक के पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक जो आवर्त है उसके अनुसार। और नीचे की संयोजकता हमें पता है सेम ही होती है, हमने गुण पढ़ा था कि एक ही वर्ग में जो तत्व आते हैं उनकी संयोजकता समान रहती है। तो हम देखिए एक रो कवर कर लेंगे, तो एक रो कवर होने से हमें बाकी सारी भी याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं देखिए हीलियम पर। हीलियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, या यूँ कहे 1s2, ठीक है, यानी 2। तो 2 देखिए टोटल फुलफिल हो गए इसके, है ना, 2 8 18 फर्स्ट शेल में इसके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। और हम वैसे भी जानते हैं हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिथियम, इलेक्ट्रॉन 3, विन्यास देखते हैं तो 1s2 2s1। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बेरिलियम, 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2। देखिए फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 2। तो कितना हो जाएगा? संयोजकता 2 हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ, ठीक है, जो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2। इसके बाद देखिए 8 वाले में भरते चले जाएंगे। नेक्स्ट जैसे बोरोन, 1s2 2s2 2p1। अब देखिए फर्स्ट शेल में तो 2 कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। नेक्स्ट कार्बन, अब देखिए इसमें कितने हैं? 4। तो इसकी वैलेंसी 4। नाइट्रोजन पे जाते हैं, 1s2 2s2 2p3। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। अब यहाँ देखिए क्या रूल्स काम करता है, इफ़ इलेक्ट्रॉन की संख्या लेस देन और इक्वल्स टू 4 हो, तब तो जो संयोजकता हम ले रहे हैं जैसे लाइक 1 2 3 4 ये रहेगी।
लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्रेटर देन 4 जाती है, ठीक है, जैसे इसमें जा रही है, कितनी हो रही है 5, तब हम इसमें क्या करेंगे, हम 8 में से उन इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी इनका नेचर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बॉन्ड बनाने का रहेगा, ठीक है। हमने पढ़ा भी था धातु और अधातु, अधातुओं में क्या होती है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, धातुएं तो त्याग करती हैं इलेक्ट्रॉनों का, इनमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, एक तरह से उस कंसेप्ट से भी समझ सकते हो। तो ये क्या करेंगी, 5 हो गई तो ये ग्रहण करके बॉन्ड बनाना चाहेगी, ठीक है, अपना अष्टक पूरा करना चाहेंगी। तो जो लेस देन हो गए उनमें क्या करेंगे, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 5 गए तो कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट ऑक्सीजन देखते हैं हम, 1s2 2s2 2p4, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 6, 8 में से जाएंगे तो संयोजकता कितनी रहेगी 2। फ्लोरीन का, ठीक है, 7, तो संयोजकता कितनी रहेगी 1। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नियोन, 10, 1s2 2s2 2p6, देखिए 6 और 2 8 कंप्लीट हो गए, ठीक है, 8 कंप्लीट हो गए, 2 8 कंप्लीट, तो संयोजकता कितनी 0। तो ये हमारे पास में दोनों क्या आ जाती है, नोबल गैस। और फिर से देखिए उसके बाद में सोडियम आता है ना, सोडियम किसके वर्ग में आ जाता है, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, तो इसकी संयोजकता 1, लिथियम की 1 तो सोडियम की 1, ठीक है। आगे तो इनके नीचे, ठीक है, सारणी में देख लीजिए, जैसे है लीना की रब से फरियाद, इनकी संयोजकता 1 रहेगी। सेकंड जाते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरिलियम कैल्शियम, इनकी संयोजकता 2 आती चली जाएंगी। इधर जाते हैं बैंगन आलू बोरोन एल्यूमिनियम, तो इनकी संयोजकता 3, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। इनके जो नीचे वर्ग आ रहे हैं इनकी संयोजकता सिमिलर हो जाएगी। तो 1 से 10 तक की तो हमने पढ़ ली, ठीक है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट था, समझ आ गया। अब इसमें देखिए एक बात होती है कि हम पढ़ते हैं संयोजकता 2 टर्म्स में, प्लस और माइनस की टर्म में, ठीक है, कौन सा पॉजिटिव रहेगी कौन सा नेगेटिव रहेगी। तो देखिए जिसमें हमने 8 माइनस इलेक्ट्रॉन किया, यानी जिनकी ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी उनकी संयोजकता माइनस आएगी, या इसको यूँ कह सकते हैं कि जो हम नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनकी संयोजकता माइनस। तो अब देखिए किसकी रहेगी, 8 माइनस किस में कर रहे थे हम, नाइट्रोजन में कर रहे थे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, और जो सिंपल 1 2 3 की टर्म में आ रही थी प्लस। अब पेज फंस गया कार्बन पर कि कार्बन की क्या होगी, प्लस होगी या माइनस होगी। तो ध्यान रखिए हमने कार्बन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने इस चीज़ को क्लियर किया था, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो वो हम उस चैप्टर के अंदर कवर कर चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ देखिए, मैंने पूरा कंसेप्ट बताया है कि कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी। तो कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, ना ये देता है ना ये किसी से ग्रहण करता है, ये क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस प्रकार से संयोजकता डिसाइड होगी, और जो इनके वर्ग में नीचे आते चले जाएंगे उनकी संयोजकता ये हो जाएगी। एक यहाँ पर कंसेप्ट आता है परिवर्ती संयोजकता, ठीक है, कुछ की जैसे परिवर्तित होती है, तो वो आपको इस टाइम पे जुड़नी है, ठीक है। जब हम हायर केमिस्ट्री पढ़ेंगे 11th 12th में जाते हैं वहाँ वो कंसेप्ट आता है, वहाँ वो चीज़ क्लियर हो जाती है। लेकिन बेसिक ये बेसिक है, ठीक है, ये सब जगह ही काम आता है। इस कंसेप्ट पे हम सारे के सारे फॉर्मूलाज को डिफाइन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये थी वैलेंसी। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो वो टॉपिक क्या है हमारा, अणुसूत्र लिखना। तो चलिए कैसे हम लिखेंगे देखते हैं। अब सिंपल इसको इस तरीके से समझिए, ठीक है, फॉर्मूलाज को। देखिए हमारे पास में क्या है, एक बकरी है ना। बकरी की कितनी टांगें होती है, 4 टांगें होती हैं। अब उस बकरी की टांगों को पकड़ना है, ठीक है। हमने एक मनुष्य लिया, मनुष्य के कितने हाथ होते हैं, 2, तो दोनों हाथों से उसने क्या किया, 2 टांगें पकड़ ली। टोटल बकरी की 4 टांगों को पकड़ने के लिए हमें कितने मनुष्य चाहिए होते हैं, 2, ठीक है। अब आपको इस तरीके से लो कि बकरी तो है कार्बन, मनुष्य है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमें बॉन्डिंग कार्बन की 4 पूरे करने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए थे, 2। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या निकल के आया, CO2, है ना। अब इसको इस तरीके से समझिए, हमने फॉर्मूला बनाया
CO2। कार्बन की संयोजकता कितनी रहती है? 4। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी रहती है? 2। ठीक है, अब ये कंसेप्ट होता है इसकी संयोजकता इसके पैरों में, इसकी संयोजकता इसके, ठीक है, क्रॉस कन्वर्सेशन करना है इसका। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास में क्या बन जाएगा? C2O4। ठीक है, क्या बन जाएगा? C2O4। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख देते हैं? CO2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दें, इसकी संयोजकता कट हो जाएगी, तो क्या फॉर्मूला बन के आ जाता है? CO2, है ना। तो सिंपल हमने लिख लिया ना इसको इस तरीके से। ऐसे ही लिखा जाता है अणुसूत्र। 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं तो आपको ये चीज़ और अधिक क्लियर हो जाएगी। जैसे हम नमक का सूत्र लेते हैं, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन। ठीक है, साथ में ये देखिए यहाँ पर संयोजकता शो हो रही है। सोडियम की कितनी होती है? +1। क्लोरीन की कितनी होती है? -1। तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो देखिए क्या बनेगा? Na-1 Ca+1। जनरली क्या होता है कि हम प्लस माइनस इनके साथ में नहीं लगाते हैं, और एक है तो एक को भी नहीं लगाया जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? NaCl नमक का बन जाता है। ठीक है, आया ना समझ में? आपको संयोजकता अगर पता होगी तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत ही इजीली लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, चलो एक और देखते हैं। सिंपल हमारा वाटर, जल में क्या होती है? हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता रहती है +1, ऑक्सीजन की रहती है -2। ठीक है, प्लस माइनस मैं यहाँ पर इसीलिए लगा रही हूँ ताकि आपको ये प्रैक्टिस में आ जाए कि हाँ इसकी +1 इसकी -2। ठीक है, थोड़ा याद हो जाए आपको, तो बार बार हम रिपीट करेंगे तो ही हमें याद होगा। तो प्लस माइनस वैसे यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। ऑक्सीजन नेगेटिव रहता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं। अब सेम वही कंसेप्ट, ये इसके पैरों में और ये इसके पैरों में, तो देखिए क्या हो गया? H2 और O, यानी हमें एक ऑक्सीजन को बांधने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं। ठीक है, ये बॉन्डिंग रेशियो करती है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो ये ऑक्सीजन सेटिस्फाई होगा, इसके बॉन्डिंग पूरे होंगे, संतुष्ट होगा ये, तो ये इस प्रकार से बन जाता है। तो जल का फॉर्मूला हमारे पास में क्या निकल करके आता है? ये। और अधिक हम देख लेते हैं, जैसे हम ये अम्ल लेते हैं, कौन सा? हाइड्रोजन क्लोराइड, H और Cl, H+1 Cl-1, चेंज करो तो क्या हो जाएगा? HCl। कौन सा अम्ल होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूलाज को लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो थे जनरल, सिंपल और बेसिक। थोड़ा सा इसमें और डीपली हम अध्ययन कर लेते हैं। स्टूडेंट, हम कुछ बहुपरमाणुक आयन लेते हैं। देखिए इनका क्या होता है? फिक्स रहता है। जैसे नाइट्रेट है तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? NO3। जैसे कार्बोनेट है, कार्बोनेट का क्या रहेगा? CO3-2। हाइड्रोक्साइड आयन है तो क्या रहेगा? OH। अगर हमारे पास में इस तरह के कंपाउंड हो, जैसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र देखते हैं, H2SO4 होता है। जैसे जैसे अब आप हैबिचुअल हो गए हो, है ना, HCl H2SO4, तो वैसे आपको ये याद हो जाएंगे कि नाइट्रेट क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है। बस बात किसकी है? बात थोड़ी सी है प्रैक्टिस की। तो चलो हम इनसे बने कुछ यौगिकों का अध्ययन कर लेते हैं। हमसे फॉर्मूला पूछ लिया सोडियम नाइट्रेट का, तो हम कैसे दिखेंगे? देखिए सोडियम ये था, नाइट्रेट ये था। सोडियम की संयोजकता होती है +1 और नाइट्रेट की होती है -1, तो मिला दो तो क्या बनेगा? NaNO3। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? सोडियम नाइट्रेट का। सल्फ्यूरिक एसिड हम देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? इस प्रकार से हाइड्रोजन की संयोजकता +1 और इसकी क्या हो रही है? -2, है ना। ये देखिए यहाँ ऊपर लगा दी है, मैं इसको यहाँ से लिख देती हूँ -2, तो ये यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगा? H2 और ये क्या हो जाएगा? SO4। ठीक है, ये पूरा जो है ना, ये पूरा कहलाता है सल्फेट। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट। उसको क्या बोलते हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं।
नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जैसे ठीक है मैंने सबका ले लिया, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट का भी ले लिया। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ये कार्बोनेट क्या होता है CO3-2, ये 2 संयोजकता का, ये 1 संयोजकता का, दोनों को मिला दो तो क्या बनेगा Na2CO3। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, मुझे लगता है आपको इनफ समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और आता है, उसकी डिस्कशन करते हैं। जैसे हमें फॉर्मूला दे दिया जाए, हमसे पूछ लिया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, कैल्शियम की संयोजकता +2, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता -1, इसको यहाँ लगाओ तो आप क्या लिखोगे इसका CaOH2। क्या ये सही है? नहीं, देखिए ये फॉर्मूला है इसका बिल्कुल रॉन्ग। कैसे? अब देखो आपने ये फॉर्मूला लिखा कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये 2 यहाँ लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ हाइड्रोजन 2 हैं, पूरा हाइड्रोक्साइड आयन के जाएगा ये। ठीक है, जो पूरा ये आयन लेते हैं ना उस आयन के साथ जाता है। ठीक है, पूरे उस पॉली कंपाउंड के साथ में। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे CaOH, इसको लिखाया जाता है ब्रैकेट से। तो ये क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, क्या CaOH की ट्वाइस। ठीक है, ये लिखा जाता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़े से बड़े वाले फॉर्मूले जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी ना, परिवर्तित संयोजकता वाली, है ना, कुछ की संयोजकताएं परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसे हमारे पास में जनरली 2 तत्व हैं जो काफ़ी अधिक यौगिक बनाते हैं, काफ़ी अधिक हमारे काम के होते हैं। एक है कॉपर और एक होता है आयरन, है ना, काफ़ी अधिक यूज़ होते हैं, जनरली हम इनसे बहुत ज़्यादा परिचित हैं। तो इसमें देखिए कॉपर जो होता है ना, कॉपर की संयोजकता कई जगह 1 भी होती है और कई जगह इसकी संयोजकता 2 भी होती है। ये जो कॉपर 1 संयोजकता लिए हुए होता है ना, इसका उच्चारण किया जाता है क्यूप्रस से, और जो ये 2 संयोजकता वाला होता है इसका उच्चारण किया जाता है क्यूप्रिक से। अब थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ये बात क्लियर होएगी। जैसे कॉपर था, ऑक्सीजन थी, ठीक है, यहाँ पर हम मानते हैं इस कॉपर की संयोजकता 1 वाले को ले लेते हैं। ऑक्सीजन की कितनी है 2 संयोजकता, तो ये यहाँ जाए, ये यहाँ जाए, तो क्या बना देगा ये Cu2O। ठीक है, ये भी सही है, इसे क्या कहा जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड। ओके, अब इसको लेते हैं कॉपर और ऑक्सीजन, यहाँ कॉपर की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2, तो ये क्या बन जाएगा Cu2O2, या जनरली 2 से इसको कट कर दें या डिवाइड कर दें तो फॉर्मूला क्या आ जाता है CuO। आपको ये दोनों ही फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, तब आप कंफ्यूज होगे, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा, समझा होगा तो आपको ध्यान में होगा। और इसे क्या कहा जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुई ये चीज़? तो अब आप Cu2O CuO, तो ऐसे घबराना मत कि अच्छा वहाँ तो ये था और यहाँ ये है, इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे कैसे हो गए, तो गलत है ना? गलत नहीं है, ये कंसेप्ट है इसके पीछे का कि इसकी संयोजकता +1 लेंगे तो ये क्यूप्रस बन जाएगा और +2 लेंगे तो ये क्यूप्रिक बन जाएगा। हम यहाँ पर कॉपर और आयरन को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमें जनरली देखने को मिलते हैं। हमने जो धातुओं का निष्कर्षण पढ़ा था उसके अंदर भी ये चीज़ें काम में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन की। आयरन क्या संयोजकता रहता है, 2 संयोजकता लिए हुए भी रहता है और 3 संयोजकता भी लिए रहता है। इनको आयरन सेकंड, आयरन थर्ड ऐसे ही बोलते हैं। और इसका हम नाम लेते हैं तो ये तो हो जाता है फेरस और ये हो जाता है फेरिक। तो देखिए अगर हम इसको ऑक्सीजन से मिक्स करें, अगर हमारे पास में Fe है 2 संयोजकता वाला, तो देखिए क्या बन जाएगा Fe2O2, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो क्या बन जाएगा FeO। तो ये क्या कहलाएगा, हमें फेरस ऑक्साइड कहलाएगा। 3 संयोजकता वाला लीजिए
ठीक है। देखिए ऑक्सीजन मैंने सेम ही रखी है क्योंकि आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। कई जगह क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फाइड ये भी होते हैं, पर ये आप याद रखिए तो आपको ये चीज़ कंसेप्ट सही होगी तो आप कोई सही बना सकते हो। इसको चेंज कीजिए तो ये क्या बनेगा, देखिए Fe2O3 और ये क्या कहलाएगा, फेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुई ये बात। ठीक है, फर्स्ट संयोजकता, कॉपर के अंदर भी क्या रहती है, 2 संयोजकता रहती है और आयरन के अंदर भी क्या रहती है, 2 संयोजकता। और ये हमने क्यों पढ़े, क्योंकि जनरली हमारे लगभग जगह पर यही काम में आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए मैंने जहाँ पर आपको फॉर्मूले बताए उनका जो कंसेप्ट है वो मैंने इसे एक चार्ट में शेयर किया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना जो नोट्स डायरी है उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने जनरली जो हमारे जहाँ पर ज़्यादा काम में आती है उन तत्वों की आपको संयोजकता यहाँ पर लिख दी है और एक सारणी के रूप में भी इनको बता दिया। नाइट्रेट, सल्फेट, इनकी संयोजकता भी आपके पास में एक चार्ट में आ गई है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से ध्यान रखिए। मैं आपकी देखिए प्रैक्टिस के लिए 10 यहाँ पर आपको लिखने के लिए फॉर्मूले भी दे रही हूँ, तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि 10 में से आपके कितने सही हुए, है ना। देखिए प्रैक्टिस तो बनती है, एक तरह से टेस्ट भी हो गया आपका। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत काम में आने वाला टॉपिक भी है, तो इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।